हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोले का ज्ञान जीके जी में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय को किस प्रकार से लिखा जाए, इसको लिखने का सही तरीका क्या है, तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए बिल्कुल एकदम उसी पैटर्न पर ये वीडियो तैयार किया है कि जिस पैटर्न पर आपको प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में। आपकी परीक्षाओं में कुछ इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक, या फिर अगर साहित्यिक ना पूछकर आपसे जीवन परिचय पूछ लेता है। देखिए, साहित्यिक परिचय थोड़ा सा अलग हो जाता है, उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया है उस पर हमें लिखना पड़ता है जब साहित्यिक परिचय पूछा जाए। और यदि जीवन परिचय पूछता है तो जीवन परिचय में उनका मृत्यु, उनका जन्म, उनका स्थान, निवास स्थान, उनके माता का नाम, पिता का नाम, साथ ही साथ जीवन परिचय में आप साहित्यिक जो उनकी उपलब्धियां होती हैं, साहित्यिक जो कार्य होते हैं, उनको भी आप समावेश कर देते हैं। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न इस प्रकार में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक या फिर जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो प्रमुख रचनाएं भी पूछ लेता है। तो यहाँ पर विकल्प में आपको 3 दिए हैं, 3 में से कोई एक करना होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई जी का भी दिया है और जयशंकर प्रसाद। इन तीनों में से कोई एक आपको करना है। तो जब आप यहाँ पर मान लीजिए आपने एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं कि आप जयशंकर प्रसाद जी का करने वाले हैं। तो किस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी का आप जीवन परिचय अपनी परीक्षाओं में लिखेंगे, बिल्कुल उसी पैटर्न पर जैसे कि आपको परीक्षा दे रहे हैं आप, जैसे कि आपको परीक्षा देनी है तो वहाँ पर आप किस आधार पर, किस हिसाब से लिखते हैं, उसके लिए मैंने आपको ये वीडियो तैयार किया है। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए ये आपका है प्रश्न नंबर 4। यहां पर प्रश्न नहीं लिखा है। मान लीजिए प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक या जीवन परिचय देती हुई उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और आप जयशंकर प्रसाद जी का करने वाले हैं। तो पेपर में जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपको पूरा प्रश्न उतारने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस प्रकार से लिखेंगे। आप लिखेंगे बिल्कुल, देखिए जो कॉपी आपकी पेज होता है कॉपी का, उसके आप दोनों तरफ बॉर्डर लाइन बना लेते हैं। ऐसा भी नहीं करना है कि आपको बॉर्डर लाइन बहुत ज़्यादा छोटा कर लेना है कि आपको लिखने के लिए स्पेस ना बचे। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि उन्होंने एक लाइन यहाँ खींची और एक लाइन यहाँ खींची, बिल्कुल बीच में लिख रहे हैं। तो ऐसे में एग्जामिनर भी परेशान हो जाता है, उसको भी आपका ये तरीका पसंद नहीं आएगा। इसलिए बॉर्डर लाइन आपको सिर्फ दोनों किनारों से, देखिए जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, दोनों ही किनारों पर बिल्कुल देखिए इतना सा गैप छोड़कर एक बॉर्डर लाइन मैंने यहां खींची है, एक बॉर्डर लाइन मैंने यहां खींची है। तो पेपर में सॉल्व करते समय आपका सबसे पहले यही तरीका सही होता है कि आप यहां पर बॉर्डर लाइन खींच लीजिए। क्योंकि कई बार हम कॉपी बांध लेते हैं, जैसे आपने ए कॉपी ली और बी कॉपी ली, तो कई बार आपकी वो जगह फोल्ड हो जाती है। इसलिए आपको थोड़ा सा स्पेस देकर ही बॉर्डर लाइन खींचनी है। तो आपने ये देखिए दोनों ही तरफ मान लीजिए बॉर्डर लाइन खींच ली। अब आप जब आंसर करेंगे तो आपने यहां पर लिखा प्रश्न नंबर, क्योंकि आपका 4 था और आपने प्रश्न नंबर 4 लिखा, उसके बाद तुरंत डाल दिया उत्तर। और अब आप जिसका आप यहां पर आप जीवन परिचय जिनका भी आप लिखने वाले हैं उनका आप नाम डालेंगे। जैसे कि यहां पर जयशंकर प्रसाद जी का आपको जीवन परिचय लिखना है, तो आपने बिल्कुल बीचों बीच, आपने देखिए यहां तीसरा नंबर था जयशंकर प्रसाद जी का, यहां पर मैंने आपको बिल्कुल वैसे ही लिखकर तीसरा नंबर, तीसरा पॉइंट डालकर आप लिख देंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। अब हम शुरुआत करते हैं कि आपको लिखते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, जीवन परिचय लिखते समय आपको ध्यान रखना है सबसे पहले उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ये सबसे पहली चीज आपको जीवन परिचय लिखते हुए ध्यान रखनी है कि जिस भी लेखक का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। जन्म में यदि आपको पूरी एग्जैक्ट तिथि पता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। यदि आपको एग्जैक्ट पता है कि 30 जनवरी 1889 में हुआ था तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। लेकिन यदि आपको नहीं पता है कि इनका जन्म 30 जनवरी में हुआ था, आपको सन पता है, तो आप सन सन भी केवल आप लिख सकते हैं कि 1889 ईस्वी में हुआ था। 30 जनवरी नहीं पता है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन अगर पता है तो सोने पे सुहागा, मैं ये बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो जन्म लिखेंगे, जन्म स्थान कहां पर था,
कहाँ पर जन्म हुआ था ये भी लिखेंगे। इसके बाद आप उनके, अगर आपको माता का नाम, पिता का नाम, जिनका भी नाम आपको पता है तो उनका नाम लिख दीजिए, क्योंकि माता पिता का नाम जरूरी होता है। इसके अलावा उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, किन किन भाषाओं का उनको ज्ञान था, ये आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको शामिल करनी है। फिलहाल जन्म और जन्म स्थान, माता पिता का नाम, स्कूली शिक्षा, ये चीज़ें बहुत जरूरी हो जाती हैं। चलिए अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का अगर जीवन परिचय लिख रहे हैं या किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो किस आधार पर, किस क्रम में हम लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि महाकवि जयशंकर प्रसाद जी को महाकवि बोला जाता है। कुछ वर्ड होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं, उससे आपका लिखने का जो तरीका है वो आप जो कॉपी चेक कर रहे हैं, एग्जामिनर है, उनको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं जयशंकर प्रसाद भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पर छोटा सा वर्ड यहाँ पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी, अब क्योंकि काशी को बनारस के नाम से जाना जाता है, हाल में इसको वाराणसी बोला जाता है, वर्तमान में बनारस या वाराणसी, तो इसलिए मैंने कोष्टक में वाराणसी भी लिख दिया। तो काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था, तो पिताजी का नाम भी हमने शामिल कर दिया, जन्म शामिल कर दिया, कब हुआ, कहां पर हुआ और पिताजी का नाम। इसके बाद हमको यहां पर जो उनके साथ कुछ घटनाएं अगर उनके जीवन की प्रसिद्ध नहीं है तो उनको भी हम शामिल कर सकते हैं, जैसे कि इनके माता पिता एवं बड़े भाई की मृत्यु इनके बचपन में ही हो गई थी। तो थोड़ी सी अपनी भाषा को सरल भी रखें, ठीक है। तो यहां पर अल्पायु भी लिख सकते हैं, अगर आप बचपन की जगह अल्पायु लिखना चाहें तो अल्पायु भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आप अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को लिखने के तरीके को सरल रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर बचपन में ही इनके माता पिता और भाई की मृत्यु हो गई थी और इस कारण से प्रसाद जी को व्यवसाय एवं परिवार के समस्त उत्तरदायित्वों को उठाना पड़ा। तो नॉर्मल सी बात है कि जब उनके माता पिता और बड़े भाई की मृत्यु उनके बचपन में हो गई तो जितनी भी जिम्मेदारियां हैं व्यवसाय से संबंधित और परिवार से संबंधित, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, उत्तरदायित्व हैं, वो इनको उठाने पड़े। तो ये आप एक कहानी के तौर पर आप उसको सीख सकते हैं और बिल्कुल सरल भाषा में लिख सकते हैं। आगे है यहां पर इनको किस किस भाषा का ज्ञान था। अब चूंकि इनके माता पिता और बड़े भाई की मृत्यु जल्दी हो गई थी, अल्पायु में हो गई थी, तो ज़्यादा इन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाई और फिर इन्होंने, देखिए, घर पर रहकर ही हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, फारसी और संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। तो देखिए, अगर आपको सभी भाषाएं याद नहीं रहती हैं तो आप हिंदी, अंग्रेजी तो याद में रखकर चल सकते हैं, आपको भूलेगी नहीं, हिंदी नहीं भूलेगी, अंग्रेजी नहीं भूलेगी, संस्कृत नहीं भूलेगी, उर्दू नहीं भूलेगी। अब यहाँ पर थोड़ी सी अलग भाषा है बांग्ला और फारसी। यदि याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहता है तो आपका फ्लो नहीं बिगड़ेगा। आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत भाषाओं का इन्होंने घर पर रहकर ही गहन अध्ययन किया, ये आप लिख सकते हैं। आप थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, आपको बिल्कुल रट्टू तोता नहीं बनना है, किताब की भाषा नहीं लिखनी है, आपको अपनी भाषा लिखनी है, आपको सिर्फ उनके जीवन के बारे में पता होना चाहिए। और देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो भाषाओं से संबंधित चीज़ें होती हैं ये आप हर लेखक के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जो हिंदी का लेखक है उसको हिंदी की भाषाओं का भी ज्ञान होगा, उसको कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा का भी ज्ञान होगा, थोड़ा बहुत उर्दू भाषा का भी ज्ञान होगा, तो आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की जगह हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अगर यहाँ पर जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिख रहे होते तो वहाँ पर भी आप ये चीज़ आप अपनी लाइन में ये शामिल कर सकते थे, 2 लाइन आपकी बढ़ सकती थी लिखने में और इफेक्टिव भी लगती हैं ये चीज़ें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत भाषाओं का बहुत ही अच्छा ज्ञान था, बहुत ही गहन अध्ययन किया था। तो ये आप कुछ ऐसी लाइनें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लगभग हर एक लेखक के जीवन परिचय में शामिल कर सकते हैं। उत्तरदायित्वों को उठाना, बहुत ही अच्छा इनका स्वभाव था, मृदु स्वभाव वाले थे। तो ये कुछ लाइनें होती हैं जो आप हर एक लेखक के जीवन परिचय में प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपके लेखन का जो तरीका होगा वो एग्जामिनर को तुरंत अट्रैक्ट करेगा। चलिए आगे अगर हम बात करें तो और क्या चीज़ें हम यहाँ पर शामिल करेंगे जीवन परिचय को लिखते समय। तो देखिए, इन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। अब इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जरूर लिख दीजिए। नहीं पता कोई बात नहीं, तो आप यही मैंने अभी बताया कि आप लिख सकते हैं कि इनको इन भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था, तो ये आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आप कोई भी लेखक के बारे में लिख रहे हो, कुछ जानकारी
जब प्रश्न में पूछा जाए तो तीनों विकल्पों में से आप उस ही लेखक का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखिए जिसके बारे में आपको लगभग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जरूर पता हो। तो देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो ये हो जाती है कि ये छायावादी युग के प्रवर्तक कवि थे। क्लियर है, छायावादी युग के प्रवर्तक कवि थे, सभी लोग जानते हैं। और इसके अलावा इनके द्वारा लिखी गई कामायनी नामक रचना के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए है इनका ये जीवन परिचय ही, सब जीवन से घटित घटनाएं हैं उनके साथ जो घटित हुई हैं, तो वो सभी हम शामिल कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 2 लाइनें हैं और जो भाषा से संबंधित लाइनें हैं ये आप साहित्यिक परिचय में भी शामिल कर सकते हैं। अभी जब मैं आगे बताऊंगा आपको, जब साहित्यिक परिचय के बारे में हम चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे साहित्यिक परिचय में भी ये सभी चीजें आप शामिल कर सकते हैं। तो देखिए ये छायावादी युग के प्रवर्तक कवि थे और इन्हें कामायनी नामक रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार और निबंध लेखक थे। तो ये चीज़ भी आप साहित्यिक परिचय में भी शामिल कर सकते हैं। और ये छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। छायावादी युग के युग प्रवर्तक कवि भी हैं और छायावादी युग के 4 स्तंभ हमेशा मैंने आपको बताया कि प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा में से जो हमारे प्रसाद हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। तो ये भी आप जब इस प्रकार की लाइनें, इस प्रकार की चीज़ें अपने जीवन परिचय में शामिल करेंगे तो चेक करते समय जो आपके एग्जामिनर होंगे उनका दिल प्रसन्न हो जाएगा, इतना ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि उनको लगेगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई की है, बच्चे को ज्ञान है जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय का, साहित्यिक परिचय का। तो देखिए आगे हम क्या चीज़ें शामिल करेंगे कि ये अपने जीवन की विषम परिस्थितियों को बड़े ही साहस के साथ झेलते रहे। तो उनके साथ जो परिस्थितियां थी वो अच्छी नहीं थी क्योंकि माता पिता और बड़े भाई का देहांत बचपन में ही हो गया था। तो परिस्थितियां जैसे भी रहीं इन्होंने बड़े साहस के साथ उनका सामना किया और यह युग प्रवर्तक साहित्यकार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देकर 15 नवंबर 1937 ईस्वी को काशी में स्वर्गवासी हो गया। तो देखिए मृत्यु से संबंधित कुछ चीज़ें अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अगर मृत्यु की एग्जैक्ट डेट पता है तो लिख दीजिए, बढ़िया अच्छी बात है। यदि आपको स्थान पता है तो लिख दीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सन पता होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। वो ये है कि आपको सन पता हो। अगर ये चीज़ें आप लिख देते हैं, जैसे कि इनका जो मृत्यु है वो 15 नवंबर 1937 में, जो 15 नवंबर तिथि है वो यदि आप लिख देते हैं बहुत अच्छी बात है, स्थान लिख देते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपको नहीं पता है, नहीं लिख पाते हैं, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट मैंने क्या कहा कि आप ऐसे ही लेखक का चयन करें अपने पेपर में सॉल्व करते समय जिसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो और सही जानकारी हो। गलत नहीं लिखना है, ऐसा नहीं करना है कि आपने सोचा कि मैं अपनी जो लेखन है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए अगर मुझे नहीं पता है 15 नवंबर, मैं 5 जुलाई लिख देता हूँ, मैं 20 अगस्त लिख देता हूँ या मैं 4 अप्रैल लिख देता हूँ। ये नहीं करना है। अगर पता है, एग्जैक्ट पता है तभी लिखना है, नहीं तो सिर्फ आप केवल सन लिख दीजिए। आपको स्थान नहीं पता कोई बात नहीं, आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता कोई बात नहीं, आप सन लिख दीजिए। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं साहित्यिक परिचय के बारे में। तो जब साहित्यिक सौंदर्य लिखते हैं तो प्रमुख बातें ये होती हैं कि हमको उनके साहित्य में क्या योगदान रहे हैं, क्या विशेषताएं रही हैं, उनको शामिल करना होता है। उन्होंने रचना करते समय किन किन बातों पर ध्यान दिया, किन किन चीज़ों को उन्होंने शामिल किया, वो सब बातें हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है। तो यहाँ पर उनकी ये साहित्यिक विशेषता थी कि उन्होंने अपने काव्य में प्रेम और सौंदर्य को विशेष रूप से स्थान दिया है। और साथ ही साथ उनका जो दृष्टिकोण था वह मानवतावादी था। तो यानी मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ इन्होंने रचनाएं की हैं। तो ये भी प्रमुख बातें हैं जिनको हम अपने साहित्यिक परिचय में शामिल करके चलेंगे। और इसके अलावा जो प्रसाद जी थे वो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। तो देखिए इस प्रकार की जो लाइनें हैं वो किसी भी लेखक का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखते हुए आप प्रयोग में ला सकते हैं। सभी प्रतिभा संपन्न होते हैं तभी वो रचनाएं कर रहे हैं,
कविताएं लिख रहे हैं, नाटक लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, तो जब तक प्रतिभा नहीं होगी तो कैसे कोई रचना कर देगा। तो यहाँ पर ये जो लाइन है प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की, ये आप किसी भी लेखक में आप डाल सकते हैं, किसी भी लेखक के जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय में, और इससे थोड़ा सा आपका जो लेखन है वो इफेक्टिव लगने लगता है। आगे इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं उनको शामिल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे कि ये नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। तो देखिए नागरी प्रचारणी सभा के बारे में मैंने यहाँ पर ब्लैक पेन से डॉट किया है, अगर आप लोग ध्यान से देख पाएं तो यहाँ पर ब्लैक पेन से डॉट किया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर नागरी प्रचारणी सभा एक इंपॉर्टेंट संस्था है, तो उसकी क्योंकि ये उपाध्यक्ष रहे थे तो थोड़ा बहुत कुछ चीजें, सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा फिर आपका पेज ही काला हो जाए, जो इंपॉर्टेंट जानकारी उनको आप ब्लैक पेन से डॉट करते हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ पर देखिए जीवन परिचय में अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, जैसे कि इनका जो मृत्यु की यहाँ पर बात थी, तो यहाँ पर मैंने देखिए ध्यान दीजिए मृत्यु को भी यहाँ पर ब्लैक पेन से डॉट कर दिया था। ऐसे ही काशी जो उनका मृत्यु का स्थान था उसको भी डॉट कर दिया था ब्लैक पेन से। मतलब जब लिखते समय आप अगर ब्लू पेन जैसे यूज कर रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं उनको आप ब्लैक पेन से डॉट कर दीजिए, इफेक्टिव लगती हैं। ऐसे ही यहाँ पर जन्म, इनका जब जन्म हुआ था तो जन्म की तिथि को भी ब्लैक पेन से दर्शाया है, जन्म के स्थान को भी ब्लैक पेन से दर्शाया है। तो ये बातें आप ध्यान में रखकर चलिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ऐसा मैंने क्या बताया कि आपको पूरा पेज भी काला नहीं करना है कि आप पूरे पेज में ही ब्लैक पेन चला दें, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो फिर सब हो जाता है, बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि इनकी मृत्यु की तिथि, जन्म की तिथि, मृत्यु का स्थान, जन्म का स्थान, और भी जब साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं तो यहाँ पर काशी नागरी प्रचारणी सभा का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे, इसको मैंने ब्लैक पेन से डॉट कर दिया। आगे ये हिंदी में युग प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। बिल्कुल, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में ये प्रमुख विशेषता है कि अपने युग, किस युग के थे? छायावादी युग के थे, और उसके 4 स्तंभों में से एक थे, तो ये युग प्रवर्तक कवि कहलाए हैं। तो इस प्रकार की लैंग्वेज का आप अपनी जो लेखन है उसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो ये युग प्रवर्तक कवि माने जाते हैं और ये छायावादी युग के प्रवर्तक कवि हैं और 4 स्तंभों में से एक हैं। तो ये बातें आप शामिल करके रखिए। देखिए जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में कुछ बातें आपको रिपीटेड मिलेंगी, क्योंकि आपको पेपर में या तो जीवन परिचय लिखने को मिलना है या फिर साहित्यिक परिचय, दोनों नहीं मिलना है। तो यहाँ पर जब मैंने जीवन परिचय यहाँ पर नोट डाउन किया आप लोगों के लिए, तो वहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके साहित्यिक परिचय में शामिल हो सकती थी वो आप जीवन परिचय में भी शामिल करके रख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर छायावादी युग के प्रवर्तक कवि, यहाँ पर भी मैंने प्रयोग किया है और साहित्यिक परिचय में भी प्रयोग किया है, क्योंकि आपको लिखने के लिए एक ही चीज आएगी, या तो जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय। तो आप इन लाइनों को अपने जीवन परिचय में भी प्रयोग कर सकते हैं लेखक के, और साहित्यिक परिचय में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली लाइन है कि इनके द्वारा लिखी गई कामायनी नामक रचना के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आप इनके साहित्यिक परिचय में भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इनके साहित्यिक योगदान से, साहित्यिक विशेषताओं से संबंधित चीजें हैं, तो इनको आप वहां पर भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए किस प्रकार से जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को काफी हद तक एक जैसा सिमिलर बना दिया है। बस थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ये होता है कि आपको यहाँ पर इनके साहित्यिक योगदान को ज्यादा महत्व देना है। तो देखिए इनके द्वारा लिखी गई कामायनी रचना, अभी मैंने बताया कि ये चीज मैंने जीवन परिचय में भी शामिल की और साहित्यिक परिचय में, क्योंकि आपको पेपर में कोई एक ही करना पड़ेगा। तो कामायनी रचना के लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस चीज को आप साथ में ले सकते हैं साहित्यिक योगदान के लिए, क्योंकि ये इनका साहित्य में दिया गया योगदान था और वहां से प्राप्ति की गई इनकी उपलब्धि थी। तो इस चीज को आप जीवन परिचय में भी शामिल करके रखें और साहित्यिक परिचय में भी। आगे अगर बात करें तो ये हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार और निबंध लेखक थे। ये भी इनका साहित्यिक योगदान है, तो इसको भी आप शामिल करके चल सकते हैं जीवन परिचय में भी और साहित्यिक परिचय में भी। आगे इन्होंने प्रकृति के चित्रण, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो धारा प्रवाह, लैंग्वेज, लिखने का तरीका है वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। तो ये इन्होंने प्रकृति के चित्रण एवं नारी की महत्ता पर
बल दिया है। ये चीज़ें आपको कुछ चीज़ें जरूरी हैं जानकारी होना। कुछ बातें तो आप अपने हिसाब से समझ के लिख सकते हैं और एक लेखक के अलावा दूसरे लेखक में भी जैसे शामिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रसाद जी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे और ये लेखक कहानीकार उपन्यासकार जिस प्रकार की रचनाएं उन्होंने की हैं उस प्रकार का इनको बना सकते हैं। जैसे अगर इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं तो कहानीकार, उपन्यास लिखे हैं तो उपन्यासकार, नाटक लिखे हैं तो नाटककार, निबंध लिखे हैं तो निबंधकार, इस प्रकार से कविताएं लिखी हैं तो कवि। तो इस प्रकार से आप खुद से अपनी समझ के हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि इन्होंने प्रकृति के चित्रण एवं नारी की महत्ता पर बल दिया। तो प्रकृति का चित्रण और नारी की महत्ता, जरूरी नहीं है कि हर एक लेखक इन चीज़ों पर बल दे, बट यहाँ पर क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी ने बल दिया है, ऐसे ही सुमित्रा नंदन पंत जी ने भी काफ़ी प्रकृति के चित्रण और नारी की महत्ता पर बल दिया। तो एक साथ आप सिमिलर करके भी लेखकों को याद रखें। तो ये कुछ इफेक्टिव लाइनें होती हैं, कुछ इफेक्टिव पंक्तियाँ होती हैं, जिससे जो आपका कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनको ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो इन बातों को ध्यान रख सकते हैं। आगे साहित्यिक योगदान से संबंधित एक और अन्य लाइन की है कि प्रसाद जी ने अपने जीवन काल में लगभग 67 साहित्यिक रचनाएं की थी। तो लगभग 67 साहित्यिक रचनाएं इनके साहित्य में दिया गया बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। छायावादी युग के ये कवि रहे हैं, नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार रहे हैं। तो ये इनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं जो हम साहित्यिक परिचय में शामिल कर सकते हैं। अब आपको मान लीजिए कोई और लेखक आप लिख रहे हैं, मान लीजिए पंत जी का लिख रहे हैं या महादेवी वर्मा जी का लिख रहे हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का लिख रहे हैं, आपको नहीं पता है इन्होंने कितनी रचना की। जरूरी नहीं है कि आप ये चीज़ शामिल करें। यदि पता है बहुत अच्छी बात है। मैंने बार बार बोला है कि जितनी अच्छी जानकारी पता है उतना अच्छा है कि ये सोने पे सुहागा है आपके लेखन में। यदि नहीं पता है उसको आप अपने हिसाब से कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अगर आपको नहीं पता होता तो आप यहाँ पर लिख सकते थे कि प्रसाद जी ने अपने जीवन काल में अनेकों साहित्यिक रचनाएं की थी। जरूरी नहीं है आप बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पता है तो वही लिखिए। आगे हम बात करते हैं, ये हो गया लेखक का जीवन परिचय भी हो गया और साहित्यिक परिचय लिखने का भी तरीका हो गया। आपको ज्यादा लेंदी नहीं बनाना है। देखिए एक इफेक्टिव है, एक प्रकार से देखा जाए तो मैंने पर्याप्त लिखा हुआ है। इसमें आप जब अगर आपका केवल साहित्यिक परिचय आ रहा है तो कुछ लेखन की चीज़ें शामिल कर सकते हैं कि अगर आपको उनकी शिक्षा का बताना है, थोड़ा बहुत उनका आप जन्म स्थान भी बताना चाहें तो एक दो लाइन बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि फिर उनके जीवन परिचय में आप मतलब साहित्यिक परिचय डाल दें और साहित्यिक परिचय लिखते समय आप उनमें 70 से 80% केवल उनका जीवन परिचय प्रोवाइड करा दें। तो ऐसा मत करिएगा। साहित्यिक परिचय लिखते समय साहित्यिक परिचय ही हमें रखना है और जीवन परिचय लिखते समय जीवन परिचय से संबंधित 80% चीजें कम से कम आप जीवन परिचय से संबंधित ही उसमें डालें। तो आपका जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाले टीचर होंगे वो समझते हैं कि हाँ आपने ऐसे ही रट्टू तोता बनकर आंसर नहीं किया है या आपने सिर्फ पेज भरने के लिए आंसर नहीं किया है, आपने उसमें इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड कराई हैं अपने आंसर में। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी रचनाएं। देखिए सबसे पहली बात, यदि आपको लेखक की रचनाएं आपको कैटेगरी वाइज नहीं पता, कैटेगरी मतलब उनका किस विधा में है, अगर आपको नहीं पता है तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से लिख देंगे आप, एक यहाँ पर मैंने बीच में कॉलम रखा है। मैंने आपको हर बार बताया कि जब आप पेपर में आंसर करेंगे तो अपनी जो हेडिंग है उसको पेज के बीचों बीच दोनों तरफ बॉर्डर बनाकर, देखिए ये बॉर्डर दिख रहा होगा आपको, पेज से थोड़ा सा स्पेस देकर दोनों तरफ बॉर्डर खींच लिया है और बिल्कुल बीच में मिडिल में हमने अपनी जो हेडिंग है वो डाली है कि जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं, इस प्रकार से हेडिंग डाल दी है। यदि आपको उनकी रचनाएं जो है विधाओं में बांटकर नहीं पता है तो आप सीधे भी लिख सकते हैं कि उनकी रचनाएं ये हैं, आप सीधे नाम लिख दीजिए और लास्ट में आदि लगा दीजिए। लेकिन यदि आप लोगों को उनकी विधाएं पता है तो क्या कहता हूं मैं, जितनी ज्यादा नॉलेज पता है उतना सोने पे सुहागा है, आपके लिए फायदेमंद है नंबर पाने के लिए। देखिए यहां पर इनकी अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर काव्य कृतियों में अगर डिवाइड करें, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, रचनाएं लिखते समय 15 से 20, बस ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 रचनाएं ही आपको, 20 रचनाएं आपके लिए पर्याप्त हैं। आपको अगर लेखक की 20 रचनाएं पता हैं बहुत अच्छी बात है। ऐसा भी नहीं करना है कि फिर आप इतना ज्यादा लिखते जा रहे हैं कि जो पढ़ रहे हैं उनको पसंद ना आए। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है और 15 से 20 रचनाएं पर्याप्त हैं आपके जीवन परिचय में रचनाएं लिखने के लिए या साहित्यिक परिचय में साथ में रचनाएं लिखने के लिए, क्योंकि लिखा रहता है कि इनकी रचनाएं भी लिखिए, तो रचनाएं लिखना भी जरूरी है। उनसे भी कुछ नंबर आपको 1 से 2 नंबर रचनाओं से मिलता है, बाकी
शेष नंबर आपको जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय से मिलता है। तो काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं? चित्राधार बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेम पथिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कानन कुसुम बहुत इंपॉर्टेंट है, झरना, आंसू, लहर, कामायनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कामायनी के बारे में हमने अभी चर्चा की है कि इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला है। तो देखिए इंपॉर्टेंट रचनाएं ही इनकी हमने यहाँ पर शामिल की हैं काव्य कृतियों के लिए। ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा एकदम इतना ज़्यादा हमने भर दिया है रचनाओं में कि इंपॉर्टेंट जो नहीं भी रही हैं, जिनके नाम शायद कभी ना सुने हो, वो भी हम भरते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एग्जामिनर को अगर कुछ इनकी ऐसी कम जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके नाम अगर उन्होंने नहीं सुने हैं तो कई बार ऐसा भी लगने लगता है कि लड़के ने या लड़की ने जिन्होंने लिखा है आंसर उन्होंने उल्टा सीधा कहीं का कहीं भी छाप दिया। तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए इंपॉर्टेंट लिखिए जिसकी जानकारी हर किसी को होती है। नाटक लिखना है तो नाटक देखिए चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, अजात शत्रु, प्रायश्चित। इंपॉर्टेंट नाटक यहाँ पर हमने उनके शामिल कर दिए हैं। उपन्यासों की बात करें तो उपन्यास इनके कंकाल, तितली, इरावती, और इरावती क्योंकि अपूर्ण है इसलिए कोष्टक में अपूर्ण भी लिख दिया। तो तीनों ये उपन्यास इनके इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा कुछ ऐसा खास उपन्यास इनका नहीं है। कहानी की बात करें तो कहानी, प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप और आंधी, ये इनकी प्रमुख कहानियां। ऐसे तो आप और भी हैं, मधुआ है, गुंडा है, ममता है, बट ज़्यादा मैंने बताया कि उनको आप शामिल ना करें। यहाँ सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट इनकी कहानी वगैरह जो है वही ही आपको शामिल करना। तो ये था जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। दो में से कोई एक ही आपको लिखने को आएगा। आप दोनों की डिटेल्स कुछ इस प्रकार से करिए कि जैसे अगर आपको जीवन परिचय लिखना है तो 70% जीवन परिचय हो, 30% आप उसमें साहित्यिक परिचय ऐड कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। यदि आपको साहित्यिक परिचय लिखना है तो 70% साहित्यिक परिचय हो और 30% आप जीवन परिचय उसमें ऐड कर सकते हैं। और कुछ लाइनें जैसे प्रतिभा संपन्न होना, और इनको हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत इन भाषाओं का ज्ञान था, तो ये कुछ लाइनें हैं जो आप प्रत्येक लेखक के साथ शामिल करके चल सकते हैं। अब लास्ट में हम एक बार जो जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखते समय मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन पर ध्यान दे लेते हैं। तो जीवन परिचय लिखते समय जो ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं, आइए उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, लिखना जरूरी है, वो है कि लेखक का जन्म कब हुआ था और जन्म स्थान, यानी कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो मैंने बताया है आपको, पूरे वीडियो में ये चर्चा करते हुए मैं आया हूँ कि जितनी ज़्यादा जानकारी आपको पता है उतना अच्छा है। आप चयन करते समय ऐसे लेखक का ही चयन करें जिसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पता हो। तो यदि आपको उनकी जन्म की एग्जैक्ट तिथि डेट के साथ पता, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर चर्चा की थी कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था, तो यदि आपको ये भी पता है कि 30 जनवरी ही उनकी डेट थी जन्म की तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि नहीं पता है तो आप उनकी सन जरूर लिखें कि 1889 ईस्वी में हुआ था। डेट पता है तो बहुत अच्छी बात है। और जन्म स्थान यदि आपको पता है, जन्म स्थान पता होना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जन्म स्थान पता होना चाहिए, क्योंकि आपका वो फ्लो बहुत अच्छा बनता है कि इनका जन्म इस तिथि को और इस स्थान में हुआ था, बहुत अच्छा फ्लो बनता है। तो इसलिए जन्म और जन्म स्थान दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये पता होना जरूरी है। इसके अलावा पिता का नाम पता होना जरूरी है, और पिता के साथ साथ माता का नाम यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है, माता का नाम पता होना भी इंपॉर्टेंट है। बट यदि आपको पिता का नाम पता है उससे भी आपका काम चल जाएगा। साथ में यदि ऐसे भी कई लेखक होते हैं जिनके माता पिता का जैसे ही बचपन में देहांत हो गया तो कुछ उनके संरक्षक भी रहते हैं, तो यदि संरक्षक कोई रहे हैं जिन्होंने उनका लालन पालन किया है तो उनका नाम पता होना जरूरी है। तो यानी कि उनके जीवन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं वो आपको पता होना जरूरी है, पिता का नाम जरूर पता होना चाहिए। आगे बात करें तो प्रारंभिक जीवन इनका कैसा रहा है, बचपन में कैसा जीवन इन्होंने गुजारा है। जैसे कि अभी हमने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में चर्चा की कि इनकी माता पिता और बड़े भाई का इनके बचपन में ही देहांत हो गया था। तो ये कुछ इनका प्रारंभिक जीवन, जब आप जीवन परिचय लिख रहे हैं तो बता दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो जीवन परिचय लिखते समय आपको ये बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आपको उनकी शिक्षा का पता है कि इन्होंने कहाँ से क्या शिक्षा प्राप्त की, किस विद्यालय से की है प्राप्त, तो वो आपको लिखना जरूरी है। इसके अलावा आप थोड़ा सा, मैंने क्या बताया कि साहित्यिक परिचय इसमें प्रोवाइड करा सकते हैं। कैसे कि इनका साहित्यिक योगदान क्या रहा है, साहित्यिक योगदान कौन कौन सी रचनाएं ऐसी रही हैं जिनके लिए इनको पुरस्कार मिले हैं और कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं उनको उन रचनाओं से,
मान लीजिए किसी को पद्म भूषण मिला, किसी को पद्म विभूषण मिला, किसी को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला, किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ये जो उपलब्धियां होती हैं ये आप जीवन परिचय में भी शामिल कर सकते हैं, साहित्यिक परिचय में भी शामिल कर सकते हैं। तो ये कुछ जो 20-30% चीज़ें होती वो जीवन परिचय से उठाकर आप साहित्यिक परिचय में डाल सकते हैं और साहित्यिक परिचय में से उठाकर जीवन परिचय में डाल सकते हैं, क्योंकि ये जीवन की भी घटनाएं हैं और साहित्यिक घटनाएं भी हैं, तो दोनों में ही आप शामिल कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मृत्यु और मृत्यु का स्थान, ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्ट डेट पता है तो सोने पे सुहागा है, अन्यथा आपको सन इनकी मृत्यु की और जन्म की पता होना जरूरी है, और स्थान अगर पता है तो स्थान भी आप जरूर लिखें। तो ये सब बातें थी जो आपको जीवन परिचय लिखते समय ध्यान देनी है। आगे बात करें कि साहित्यिक परिचय लिखते समय क्या क्या ध्यान देना है। तो साहित्यिक परिचय लिखते समय जिन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले तो आप उनकी लेखन शैली लिख दीजिए कि किस प्रकार की उनकी लेखन शैली है, और उसके अलावा उनकी भाषा क्या है, किस भाषा में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। कुछ हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी हो सकता है, इन्होंने कुछ रचनाओं का जो अनुवाद है वो इंग्लिश से हिंदी में कर दिया हो, तो ये चीज़ें भी आप शामिल कर सकते हैं। और प्रमुख विषय, जैसे कि यहाँ पर हमने बात की थी कि जयशंकर प्रसाद जी उन्होंने प्रकृति के चित्रण और जो नारी की महत्ता है उस पर ध्यान दिया है, ये इनके प्रमुख विषय रहे हैं। इसके अलावा जो प्रमुख रचनाएं, अब जैसे हमने यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी को अपने साहित्यिक परिचय में शामिल किया, क्योंकि उसके लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला। तो ये चीज़ें भी आप जिस लेखक का लिख रहे हैं, तो अगर कुछ बातें ऐसी हैं तो आप उनको शामिल करके चल सकते हैं। इसके अलावा साहित्य के विकास में किए गए प्रमुख कार्य, जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष थे, तो ये इनका साहित्यिक योगदान था, साहित्य के विकास के लिए किए गए कार्य थे। तो इन चीज़ों को आप किसी भी लेखक का अगर आप साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं तो ध्यान में रखकर चलें। और इनकी प्रमुख उपलब्धियां, जैसे कि किसी लेखक को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन की किसी ने मान लीजिए अध्यक्षता की है, तो ये सब बातें इनकी प्रमुख उपलब्धियों में आप शामिल कर सकते हैं किसी भी लेखक का साहित्यिक परिचय लिखते समय। और अंत में रचनाएं जो आप लिखें, तो रचनाओं में आप ध्यान रखें, मैंने बताया है आपको कि प्रमुख प्रसिद्ध जो महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं उन्हीं को आप लिखिए, करीबन 15 से 20। अगर आप 13 से 15 भी लिख रहे हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, और अगर आप 15 के प्लस जा रहे हैं, 15, 16, 17, 18, 20, जैसे मान लीजिए कोई लेखक बहुत ज़्यादा आपके प्रसिद्ध हो जाते हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनकी बहुत ज़्यादा रचनाएं प्रसिद्ध हुई, तो आप 20 रचनाओं तक भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचनाएं ही लिखनी है जो लगभग सर्वविख्यात होती हैं, सब में प्रसिद्ध होती हैं, हर किसी को जानकारी हो। तो जैसे अगर आपका जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको ये ना लगना चाहिए कि आपने अन्य जो इम्पॉर्टेंट नहीं भी हैं वो भी आपने लिख दी हैं, और हो सकता है कि उनको उन रचनाओं का नहीं भी पता है, जैसे कम प्रसिद्ध होती हैं तो नहीं याद रहता कि ये रचना जयशंकर प्रसाद जी की है। और इस प्रकार से अगर आप लिख देते हैं तो कई बार एग्जामिनर को वो चीज़ पसंद नहीं आती है, तो ध्यान दीजिएगा कि प्रमुख रचना ही लिखिएगा। तो ये बातें ही आपको ध्यान में रखकर चलनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर में या तो आपसे लेखक का जीवन परिचय पूछा जाता है या फिर आपसे लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, यानी दो में से कोई एक ही आपको करना पड़ता है, या तो जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय के बारे में। तो हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी, देखिए यहां पर सन लिखा हुआ है केवल 1907 ईस्वी, लेकिन यदि आप 19 अगस्त को भी ध्यान में रखकर चलते हैं और अपने पेपर में जब आप आंसर करते हैं तो आप अगर उनकी तिथि के साथ बिल्कुल निश्चित डेट के साथ अगर लिख रहे हैं 19 अगस्त 1907 लिख रहे हैं तो उसका इंप्रेशन कुछ अलग ही जाएगा। तो 19 अगस्त 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा, कौन सा गांव था? दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था, और ये संस्कृत एवं ज्योतिष का ज्ञान इनको उत्तराधिकार में अपने पिता पंडित अनमोल दुबे से प्राप्त हुआ था। तो यानी कि यहां पर इनके पिताजी का नाम भी क्लियर हो जाता है कि इनके पिता का नाम था अनमोल दुबे, और साथ ही साथ आपको इनके बचपन का नाम भी याद रखना है। इनके बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी, तो ये भी आप याद रखकर चलिए। तो मैंने कई बार बताया है कि आप जब जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको तिथि बिल्कुल सही पता होनी चाहिए, यानी कि जन्म का
तिथि क्या है, एग्जैक्ट डेट के साथ यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ पर 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। सन के अलावा आप उसकी तिथि भी याद रखिए। इसके अलावा उनका जन्म स्थान, तो बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, तो जन्म स्थान जरूरी है। इसके अलावा पिता का नाम और यदि माता का नाम अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जरूरी है तो लिख दीजिए, अन्यथा पिता का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पिता का नाम जरूर आपको लिखना है। तो पिताजी का नाम अनमोल दुबे था और इनका बचपन का नाम भी प्रचलित है, तो बचपन का नाम भी याद रखिए कि वैद्यनाथ द्विवेदी इनके बचपन का नाम था। तो ये सभी डिटेल्स आपको शामिल करनी है जब जीवन परिचय आप लिख रहे हैं। इसके आगे दिया है कि 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। तो ये चीज आप चाहें तो अपने जीवन परिचय में डाल सकते हैं कि 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। आगे 1940 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में उपस्थित रहे, यानी कि इन्होंने शांति भवन में हिंदी के निर्देशक के रूप में, शांति निकेतन में हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में इन्होंने कार्य किया है और विस्तृत स्वाध्याय एवं साहित्य सृजन का शिलान्यास इनका यहीं से हुआ। यानी कि जो विस्तृत अध्याय इन्होंने खुद से पढ़ना प्रारंभ किया और साहित्य का सृजन करना, साहित्य का निर्माण करना, इनका यहीं से प्रारंभ हुआ शांति निकेतन में हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में। आगे अगर हम बात करें तो 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया, यानी लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको डी.लिट की उपाधि प्राप्त हुई 1949 ईस्वी में। आगे 1950 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के, ध्यान दीजिएगा, हिंदी विभाग से संबंधित रहे हैं और वहां के अध्यक्ष बने तथा 1960 से 1966 ईस्वी तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बने। तो 1960 से 1966 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। तो यानी हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कई जगह पर कार्य किया है। अब आगे बात करें तो 1957 ईस्वी में इन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित भी किया गया है 1957 ईस्वी में। और अनेक गुरुतर दायित्वों को निभाते हुए 19 मई 1979 ईस्वी में, 19 मई 1979, तो आपको तिथि भी साथ में लेकर चलना है, 19 मई 1979 ईस्वी में दिल्ली में, कहां पर, दिल्ली में ये रोग शैया पर ही इन्होंने चिर निद्रा ले ली, यानी रोग से ग्रसित थे और उस पर ही इन्होंने चिर निद्रा ले ली, यानी इनका जो है देहांत तो हो गया। तो देखिए जीवन परिचय लिखते समय आपको क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ती हैं, जो जरूरी है आप अपने जीवन परिचय में जरूर लिखें। वो होता है पहली बात तो उनकी जन्म तिथि एग्जैक्ट अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप सन लिखकर काम चला सकते हैं। ऐसे ही जो एग्जामिनर होगा वो भी आपको ठीक ठाक नंबर देकर काम चला लेंगे। तो आपको अगर तिथि पता है तो जरूर लिखिए। और इसके अलावा उनका जन्म का स्थान, पिता का नाम, यदि कुछ बचपन का उनका नाम है तो बचपन का नाम लिख दीजिए। अगर आपको माता का नाम पता है तो माता का नाम लिख दीजिए। साथ ही साथ इन्होंने कहां कहां थोड़ा बहुत जो कुछ भी इन्होंने कार्य किया है, कहां से शिक्षा ग्रहण की है, अगर कुछ भी जानकारी आपको पता है तो वो लिख दीजिए। और लास्ट में आपको क्या क्या लिखना पड़ता है वो ये होता है कि इनको किन किन सम्मानों से सम्मानित किया गया। जैसे कि यहां पर इनको 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डी.लिट की मानद उपाधि प्राप्त हुई, 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने, 1960 से 66 तक पंजाब विश्वविद्यालय में भी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके अलावा एक और चीज आप यहां पर इनकी शामिल कर सकते हैं कि 1973 ईस्वी में इनको आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये सभी पुरस्कार जो होते हैं आप इनकी मृत्यु से थोड़ा पहले आप ये सभी चीजें शामिल कर सकते हैं। जैसे आप सबसे अंत जो करते हैं जीवन परिचय लिखने का वो करते हैं मृत्यु के साथ, और मृत्यु के पहले आप उनकी जो उपलब्धियां नहीं है, जिन जिन क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की, जो जो पुरस्कार मिले वो सभी आप शामिल करें। तो इस प्रकार से आप जीवन परिचय को लिखें। आगे हम बात कर लेते हैं इनके साहित्यिक परिचय के बारे में, इनकी क्या क्या साहित्यिक सेवाएं रही हैं। तो देखिए इनकी साहित्यिक सेवाओं की अगर हम बात करें तो आधुनिक युग के गद्य
गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है और हिंदी गद्य के क्षेत्र में इनकी साहित्यिक सेवाओं का आकलन निम्नवत किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ ज्यादा ही क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है, नीचे भी आपको और ज्यादा क्लिष्ट भाषा देखने को मिलेगी, लेकिन आपको अपनी भाषा को सरल रखना है और खुद की लैंग्वेज ही प्रयोग करनी है। आपको किताबी भाषा बिल्कुल रटकर नहीं लिखनी है, नहीं तो उससे ज्यादा अच्छा इंपैक्ट एग्जामिनर के ऊपर नहीं पड़ेगा। आपको रटकर बिल्कुल नहीं लिखना है, अपने ही शब्दों में लिखना है। तो निबंधकार के रूप में हमें देखने को मिलता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों में साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित होती है। तो आप अपने शब्दों को बिल्कुल सरल रखिएगा, आप इसी प्रकार से लिखिएगा कि उनके जो निबंध हैं उसमें साहित्य और संस्कृति देखने को मिलती है। और इसके आगे जो ये लिखा हुआ है कि वहां नित्य प्रति के जीवन की विविध गतिविधियों, क्रिया, व्यापारों, अनुभूतियों आदि का चित्रण, ये सभी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपकी भाषा क्लिष्ट हो जाएगी। आगे आलोचक के रूप में अगर हम बात करें तो आलोचक के रूप में आलोचनात्मक साहित्य के सृजन की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये लाइनें आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे दिया है कि उनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वता और अध्ययनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लिखना चाहें लिख सकते हैं। और आगे लिखा है कि सूर्य साहित्य उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति, तो ये आप जरूर लिखें कि सूर्य साहित्य उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है, इस लाइन को आप जरूर शामिल करें। आगे अगर आप चाहें तो ये सब लिख सकते हैं कि आलोचनात्मक साहित्य में सृजन की दृष्टि से उनका महत्वपूर्ण स्थान है और आलोचनात्मक कृतियों में विद्वता और अध्ययनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आप लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे अगर उपन्यासकार के रूप में बात करें तो द्विवेदी जी के उपन्यासों में विस्तृत तथा गंभीर अध्ययन व प्रतिभा का सामंजस्य मिलता है। तो आप जरूरी नहीं है इतनी क्लिष्ट भाषा लिखें, आसान लिख दीजिए कि उनके उपन्यास की दृष्टि से उनके ये जो भी उपन्यास उनके हैं, जैसे कि बाणभट्ट की आत्मकथा वगैरह है, तो आप उनके नाम भी दे सकते हैं कि ये इनके बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं और इन्होंने अपनी प्रतिभा का सामंजस्य दिखाया है, प्रतिभा दिखाई है। तो ये आप उनकी कहीं ना कहीं तारीफ करते हुए उनकी रचनाओं को शामिल करते हुए भी लिख सकते हैं, इतना क्लिष्ट लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आगे दिया है कि ललित निबंधकार के रूप में तो द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया है। हिंदी के ललित निबंध को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अग्रणी है। बिल्कुल आपने अगर जानकारी होगी तो बिल्कुल ललित निबंध की जो त्रिमुनि है उसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी सबसे अग्रणी माने जाते हैं, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे दिया है कि निश्चित ही ललित निबंध के क्षेत्र में वे युग प्रवर्तक लेखक रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सब बातें आप शामिल कर सकते हैं, युग प्रवर्तक लेखक के रूप में आप उनको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसके अलावा वो जो है प्रतिभा संपन्न है, ये सब शब्द भी आप अपने जो जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं उसमें आप शामिल कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो इनकी भाषा शैली, तो अगर भाषा शैली की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो भाषा शैली रही है वो है कि द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है। जैसे कि द्विवेदी जी ने सरल भाषा का प्रयोग किया है, ऐसे ही आपको भी लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग करना है। यहाँ पर उन्होंने संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग किया है, साहित्यिक भाषा अपनाई है, तो ये चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, आपके साहित्यिक परिचय में काफी योगदान देंगी। इसके अलावा उन्होंने संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी भाषा के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी किया है। तो आप संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी ये सभी भाषाओं को भी आप इनके साहित्यिक परिचय में डाल सकते हैं कि उनका भी इनको ज्ञान था। और इनकी भाषा में मुहावरों का प्रयोग कम हुआ है, तो ये बात अगर आपको याद रहती है तो जरूर लिख दीजिएगा कि मुहावरों का प्रयोग कम हुआ है, अन्यथा ये बात आप ना ही लिखें, क्योंकि अगर आपने कहीं ये लिख दिया कि मुहावरों का प्रयोग किया है वो चीज गलत हो जाएगी। अगर याद रहता है एग्जैक्ट कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मुहावरों का प्रयोग बहुत कम किया है तो आप लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे इस प्रकार द्विवेदी जी की भाषा जो है वो शुद्ध, परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। तो इनकी भाषा कैसी है? शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित खड़ी बोली है। आगे उनकी गद्य शैली प्रौढ़ एवं गंभीर है। गद्य शैली कैसी है? प्रौढ़ एवं गंभीर है, लिखना चाहे लिख सकते हैं। आगे दिया है कि इन्होंने विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक तथा आत्मपरक शैलियों का प्रयोग अपने साहित्य में किया है।
तो ये चीजें भी आप लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, बट ज्यादा आपको भाषा को कठिन नहीं करना है, सरल भाषा ही रखना, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। आगे बात करें हिंदी साहित्य में स्थान के लिए, तो हिंदी साहित्य में स्थान आप उनके साहित्यिक परिचय में डाल सकते हैं कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियां हिंदी साहित्य की शाश्वत निधि हैं। लिखना चाहें लिख सकते हैं, थोड़ा सा टफ आपके ये शब्द जो है वो टफ हो जाते हैं। उनके निबंधों एवं आलोचनाओं में उच्च कोटि की विचारात्मक क्षमता के दर्शन होते हैं और हिंदी साहित्य जगत में इन्हें एक विद्वान समालोचक निबंधकार, बिल्कुल ये चीजें आप लिख सकते हैं कि समालोचक रहे थे, निबंधकार रहे थे, आत्मकथा लेखक रहे थे, इसके रूप में इनको ख्याति प्राप्त है। और वस्तुतः ये एक महान साहित्यकार थे, ये शब्द आप बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं कि ये महान साहित्यकार थे और आधुनिक युग के गद्यकारों में इनका विशिष्ट स्थान है। ये आप चीजें शामिल कर सकते हैं इनके साहित्य के बारे में बताने के लिए कि इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान रहा है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं के लिए, क्योंकि आपको जीवन परिचय के साथ साथ रचनाएं भी लिखनी पड़ती हैं, चाहे जीवन परिचय पूछा जाए या फिर साहित्य परिचय, आप उनकी कृतियां भी आपको लिखना पड़ेंगी। तो चलिए कृतियों के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनको निम्नलिखित वर्गों में प्रस्तुत किया गया है। इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो इनके निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व और कल्पलता। तो ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं और अभी हमने आपको बताया था कि 1973 ईस्वी में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आगे हम इनकी आलोचना साहित्य के बारे में बात करें तो इनकी आलोचना साहित्य है शूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर साहित्य, सहचर, साहित्य का मर्म, ये सभी इनके आलोचनात्मक साहित्य हैं। आगे अगर इतिहास की बात करें कि इन्होंने कौन कौन सी इतिहास रचनाएं लिखी हैं, तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य नामक इन्होंने इतिहास रचनाएं लिखी हैं। उपन्यासों की बात करें तो इन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये सभी इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। और हम इनके संपादन की बात करें तो नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज राशो और संदेश राफक इन्होंने संपादन भी किए हैं। आगे अनुदित रचनाएं, अनुदित मतलब जिनका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है, वो रचनाएं हैं प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश और विश्व परिचय, लाल कनेरवा, मेरा बचपन, ये सभी इनकी अनुदित रचनाएं हैं जिनका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। तो आप चाहें तो इनकी कृतियों को 1 2 3 4 5 6 करके क्रम के साथ भी लिख सकते हैं, और यदि आप इस तरह से लिख रहे हैं यानी उनके जो विधाएं हैं उनके साथ रचनाएं लिख रहे हैं, जैसे निबंध संग्रह, निबंध संग्रह के साथ एक साथ सारे निबंध संग्रह, उपन्यास में सारे के सारे उपन्यास संग्रह आप एक हेडिंग बनाकर लिख रहे हैं, अनुदित रचनाओं की अलग हेडिंग बनाकर लिख रहे हैं, तो थोड़ा यह है कि आप इंटर, जैसे अगर आपका 12th चल रहा है तो थोड़ा सा लेवल अच्छा हो जाता है, तो देखने में ये चीज काफी अट्रैक्टिव लगती है। बट यदि आप इस प्रकार से नहीं भी याद रख रहे हैं तो आप अगर 1 2 3 करके भी क्रम करके करीब 12 से 15 अगर रचना लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे हम इनका थोड़ा सा एक जो बाकी जो रिवीजन है, संक्षिप्त परिचय है, वो देख लेते हैं कि संक्षिप्त परिचय किस प्रकार से हम इनका ध्यान रखेंगे। ये जो आपको इनकी जो पॉइंट्स यहां पर बताने वाले हैं, यदि आप इनको याद रख लेते हैं और जो आपने गोले का ज्ञान जीके जी चैनल पर यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो रचनाओं और परिचय से संबंधित वीडियो है अगर उसको देखा है, वो आपको तैयार है, तो आपको इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आप उससे भी समझ के बहुत अच्छे से अपनी भाषा में बनाकर लिख सकते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं इनके संक्षिप्त परिचय के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए इनका नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी था। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित अनमोल दुबे था। इनका बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी, तो उसको भी याद रखिएगा। इनकी शिक्षा कहां से हुई, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की, यानी वहां से इन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण की थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। बाद में इनको उपाधि कौन कौन सी मिली, तो 1949 ईस्वी में इनको डीलेट की उपाधि प्राप्त हुई और 1957 ईस्वी में इनको पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार से राष्ट्रपति जी द्वारा प्राप्त हुआ है। आगे अगर हम बात करें कि इनकी साहित्यिक पहचान किस रूप में है, तो ये निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी भाषा कैसी थी, तो इनकी भाषा शुद्ध थी, परिष्कृत थी एवं परिमार्जित थी
और खड़ी बोली थी। ये इनकी भाषा है और इनकी शैली है विवेचनात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, भावात्मक शैली और आत्मपरक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। और इनका अगर साहित्य में स्थान की बात करें तो हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी को एक विद्वान समालोचक, निबंधकार एवं आत्मकथा लेखक के रूप में जाना जाता है। तो ये इनका साहित्य में स्थान है कि इनको विद्वान समालोचक, निबंधकार एवं आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है। और इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। तो जो इनका जीवन था उसमें इनको 19 का संयोग बहुत देखने को मिलता है। कैसे? इनका जो जन्म है वो 19 अगस्त 1907 में हुआ और इनकी मृत्यु 19 मई 1979 में हुई। तो 19 का संयोग लेकर आप याद रख सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो जीवन काल है उसमें 19 का संयोग है, आपको तिथियां नहीं भूलेंगे। तो ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और रचनाओं से संबंधित वीडियो। रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उनकी रचनाओं के बारे में भी जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर में आपको लेखक का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय दो में से कोई एक लिखना पड़ता है और उनकी रचनाएं लिखनी पड़ती है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद उनके साहित्यिक परिचय, उसके बाद उनकी रचनाएं और लास्ट में संक्षिप्त परिचय लेते हुए हम इस वीडियो का अंत करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय के बारे में। तो हमने आपको कई बार बताया है कि जीवन परिचय लिखते समय सबसे पहले आपको लेखक के जन्म की तिथि, उनका जन्म का स्थान जरूर से लिखना है और तिथि आपको पूरी लिखनी है अगर संभव हो सके तो। और उसके बाद आपको उनके पिता का नाम, अगर माता का नाम पता है तो माता का नाम, उनका अगर कुछ बचपन का नाम रहा है तो जरूर से बचपन का नाम भी लिखिए और उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है तो उसके बारे में भी लिखिए। अगर स्वाध्याय से शिक्षा प्राप्त की है तो वो लिखिए। बाद में उन्होंने क्या क्या योगदान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया है वो लिखते हुए अंत में उनकी जो जो उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की हैं, जो जो सम्मान उन्होंने प्राप्त किए हैं वो सब लिखते हुए लास्ट में आपको उनकी मृत्यु और मृत्यु का स्थान लिखना है। तो इस प्रकार से यही क्रम आपका जीवन परिचय होते हुए रहना चाहिए, लिखते हुए रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत होती है कि राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी, इन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं से संबंधित रचनाएं लिखी हैं, इसलिए यहाँ से ही हम इनका प्रारंभ कर रहे हैं कि राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। तो तिथि बिल्कुल निश्चित लिखनी है डेट के साथ, केवल सन से काम नहीं चलेगा। अगर आपको डेट पता है तो आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा जाता है एग्जामिनर के ऊपर। तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। गांव के विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, यानी इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की वो गांव के विद्यालय से प्राप्त की और इन्होंने मोकामा घाट स्थित रेलवे स्कूल से मैट्रिक की शिक्षा उत्तीर्ण की। तो मोकामा घाट स्थित रेलवे स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से बीए किया। तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने जो गांव का विद्यालय थे वहां से प्राप्त की और उसके बाद मोकामा घाट से मैट्रिक की परीक्षा पूरी की और उसके बाद 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से बीए किया, यानी ग्रेजुएशन किया और उसके पश्चात वे एक स्कूल में अध्यापक के रूप में कार्यरत हुए। यानी कि उन्होंने उसके बाद एक स्कूल में अध्यापन का कार्य किया, पढ़ाया भी है। उसके बाद 1950 ईस्वी में इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी कि ये एक महाविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी नियुक्त रहे हैं। आगे अगर हम बात करें तो 1952 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। तो ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, राज्यसभा का सदस्य इनको मनोनीत किया गया। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको जरूर से याद रखनी है और अगर आप इनको अपने जीवन परिचय में उतार रहे हैं परीक्षा में तो इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ता है जो आपके टीचर कॉपी चेक कर रहे होते हैं उन पर। तो आगे है कि कुछ समय तक ये भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर भी आसीन रहे।
ये बातें आपको जरूर से लिखनी है, ये इनकी उपलब्धियों में से एक है। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। तो जरूर से ये बात आप इनके जीवन परिचय में शामिल करके रखेंगे कि 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1964 ईस्वी में इन्हें केंद्र सरकार के गृह विभाग का सलाहकार बनाया गया। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां नहीं। 1952 में राज्यसभा के सदस्य बने, 1964 में केंद्र सरकार के गृह विभाग का सलाहकार बनाया गया और 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1972 ईस्वी में इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे बात करें तो इन्हें भारत सरकार से पद्म भूषण सम्मान भी मिला। भारत सरकार से पद्म भूषण सम्मान मिला और इन्हें जो पद्म भूषण सम्मान मिला था वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी से मिला था। किससे मिला था? 1959 ईस्वी में भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी से पद्म भूषण सम्मान मिला था। आगे 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हिंदी काव्य गगन का यह दिनकर, अब दिनकर क्यों प्रयोग किया गया है? दिनकर का मतलब होता है सूर्य, उसी के अनुसार आगे की लाइन लिखी गई है कि सर्वदा के लिए अस्त हो गया। सूर्य अस्त होता है ना, और दिनकर जो होता है वो सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो इस प्रकार की लाइन अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसका भी प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा कि 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हिंदी काव्य गगन का यह दिनकर, दिनकर मतलब सूर्य, सर्वदा के लिए अस्त हो गया। अस्त हो गया यानी कि उनकी मृत्यु हो गई 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को और मृत्यु स्थान था मद्रास। तो इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास में हुई थी। तो ये था इनका जीवन परिचय। आगे हम बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय, साहित्यिक गतिविधियों के बारे में। तो देखिए, साहित्यिक गतिविधियों की शुरुआत करते समय ध्यान दीजिएगा कि जब आप साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं तो आपको साहित्यिक परिचय लिखते समय इनका साहित्यिक योगदान सबसे ज़्यादा शामिल करना है। और इनके साहित्यिक योगदान में आप इनके जीवन परिचय से भी कुछ पंक्तियां, कुछ लाइनें उठा सकते हैं। जैसे कि इनको 1959 ईस्वी में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये सभी बातें आप इनके साहित्यिक परिचय में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 1959 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी से पद्म भूषण मिला, तो ये भी इनकी साहित्यिक उपलब्धियों में ही शामिल है। ये सभी बातें आप इनकी साहित्यिक परिचय में जरूर डालिएगा। आगे हम साहित्यिक गतिविधियों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी साहित्यिक परिचय के बारे में। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर छायावारोत्तर काल के थे। तो यहाँ पर छायावारोत्तर काल यानी कि 1938 के बाद का समय जो था, क्योंकि इन्होंने राष्ट्र भावना से संबंधित रचनाएं लिखी हैं और ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लेखक रहे हैं। इनकी रचनाएं जो सबसे ज़्यादा प्रकाशित हुई हैं वो स्वतंत्रता प्राप्ति के आसपास प्राप्त हुई हैं, यानी कि 1947 के आसपास इन्होंने रचनाएं की हैं। तो ये छायावादोत्तर काल से संबंधित थे। आप सभी जानते हैं कि 1938 के बाद का जो समय है वो छायावादोत्तर काल से संबंधित है और उसी समय पर इन्होंने रचनाएं की हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी छायावादोत्तर काल के कवि थे, ये बात आपको एक जानने को मिल गई। एवं प्रगतिवादी कवियों में, तो ये प्रगतिवादी काव्यधारा से संबंधित है। प्रगतिवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे, छायावादोत्तर काल के और प्रगतिवादी कवियों के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। दिनकर जी ने राष्ट्र प्रेम, लोक प्रेम आदि विभिन्न विषयों पर काव्य रचना की है। देखिए, राष्ट्र प्रेम पर इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, ध्यान दीजिएगा, लोक प्रेम पर बहुत सारी रचना की हैं और इसी कारण से इनको स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। इन्होंने राष्ट्र प्रेम से संबंधित बहुत सारी रचनाएं की थी, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले ये एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित थे और इन्होंने जो काम किया था वो काम ये था कि इन्होंने भारतीय जनता के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह भावना उत्पन्न करने के लिए रचनाएं लिखी थी। यानी कि ये रचनाएं लिखते थे, उन रचनाओं को जो भारतीय जनता थी जब वो पढ़ती थी उनके अंदर अंग्रेजों के प्रति विद्रोह उत्पन्न होता था और इसीलिए इनको स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। इन्होंने राष्ट्र प्रेम से संबंधित रचनाएं लिखी हैं।
आगे बात करें तो इन्होंने सामाजिक और आर्थिक असमानता तथा शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। तो वही बात हम आपको बता रहे हैं कि उस समय समाज में जो असमानता फैली थी, शोषण हो रहा था, आर्थिक शोषण हो, सामाजिक शोषण हो, अंग्रेजों द्वारा जो भी शोषण कार्य किए जा रहे थे उसके खिलाफ इन्होंने रचनाएं लिखी और वो रचना भारतीय जनता तक पहुंची। और एक प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में इन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। तो प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में इन्होंने ऐतिहासिक पात्र, जैसे कि बहुत सारे ऐतिहासिक पात्रों को शामिल किया और घटनाओं को शामिल किया और अपनी रचनाओं में उतारा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उनकी उर्वशी की कहानी मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। तो उर्वशी के बारे में भी अगर आप देना चाहें तो साहित्यिक परिचय में डाल सकते हैं कि उनकी जो उर्वशी रचना है उसकी कहानी मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये इनका साहित्यिक परिचय है। इसमें मैंने आपको बताया कि आप इनकी जो उपलब्धि रही हैं, जैसे कि 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1959 ईस्वी में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1959 में पद्म भूषण, ये सभी चीज़ें भी आप इनके साहित्यिक परिचय में यानी कि साहित्यिक गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं इनकी कृतियों के बारे में कि कौन कौन सी इनकी कृतियाँ रही हैं जिनके बारे में हम जरूर से ध्यान देकर चलेंगे। तो इनकी कृतियां हैं, दिनकर जी ने पद्य एवं गद्य दोनों क्षेत्रों में सशक्त साहित्य का सृजन किया। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप वर्णन करते हुए लिखना चाहते हैं कृतियों का तो भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिस्टमेटिकली 1 2 3 4 5 करके भी इनकी सीधी सीधी रचनाएं या कृतियां लिख सकते हैं। आगे बात करें तो इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में रेणुका, रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम, चक्रवाल, सामधेनी, सीपी और शंख, हारे को हरि नाम आदि शामिल हैं। और संस्कृति के 4 अध्याय इनके आलोचनात्मक गद्य रचनाएं हैं। और इसके अलावा आपको अर्धनारीश्वर और रेती के फूल भी इनकी गद्य रचनाओं में शामिल करके चलना है। तो ये थी इनकी प्रमुख कृतियां। आगे हम लास्ट में इनका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। क्या है इनका संक्षिप्त परिचय? और संक्षिप्त परिचय यदि आपको तैयार है तो आप आराम से अपने शब्दों में इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो संक्षिप्त परिचय है, देखिए इनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर जी। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी शिक्षा तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी जो हुई थी वो सिमरिया की पाठशाला से हुई। मैट्रिक की शिक्षा इनकी मोकामा घाट स्थित रेलवे स्कूल से हुई और इन्होंने बीए जो है वो पटना कॉलेज से किया। आगे अगर हम इनकी कृतियों की बात करें तो इनकी कृतियां हैं, काव्य रचनाओं में हैं रेणुका, रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम, चक्रवाल, सामधेनी, सीपी और शंख, हारे को हरि नाम, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। और इनकी गद्य रचनाएं हैं संस्कृति के 4 अध्याय जो कि एक आलोचनात्मक ग्रंथ है, और अर्धनारीश्वर और रेती के फूल भी इनकी गद्य रचनाएं रही हैं। आगे हम बात करते हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में। तो इनकी उपलब्धियां कुछ इस प्रकार से हैं कि ये राज्यसभा के सदस्य रहे और केंद्र सरकार के गृह विभाग के सलाहकार भी रहे। इनको उर्वशी महाकाव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और ये भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किए गए। तो ये सभी इनकी उपलब्धियां रहीं और अंत में इनकी जो मृत्यु है वो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास में हुई थी। तो ये था रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं से संबंधित। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर में आपको लेखक से संबंधित या तो जीवन परिचय लिखना पड़ता है या फिर साहित्यिक परिचय, और साथ ही साथ लेखक की रचनाएं भी लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के जीवन परिचय से। तो ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि, यानी कि ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे, बल्कि इन्होंने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और
छायावादी युग, तीनों ही युगों में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। इनको तीनों ही युगों में रचना करने का गौरव प्राप्त है। लेकिन द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने द्विवेदी युग के विकास में निभाया है। आगे बात करें, प्रतिनिधि कवि और लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 1865 ईस्वी। तो देखिए यहाँ पर 1865 ईस्वी सन दी हुई है। अगर आपको जानकारी है कि इनका जो जन्म है, अगर आपको तिथि पता है कि इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में हुआ था, तो 15 अप्रैल भी आप जरूर लिखें, बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप तिथि भी लिखते हैं। तो 15 अप्रैल को भी साथ में लेकर चलें। तो 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। तो 15 अप्रैल आप जरूर से याद रखें, और अगर आपको नहीं पता है तो कॉपी में नोट डाउन कर लें। इसके अलावा आपने अगर अभी तक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का रचना और परिचय से संबंधित वीडियो है वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, वहां पर आपको सारी तिथि वगैरह मिल जाएंगी। तो इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय, तो पिता का नाम क्या था? पंडित भोला सिंह उपाध्याय, तथा माता का नाम रुक्मिणी देवी था। तो माता और पिता का नाम आपको याद में रख के चलना है। मैंने कई बार बताया है कि जब आप जीवन परिचय लिख रहे हैं तो जन्म की तिथि, जन्म का स्थान, पिता का नाम, और इनका अगर कुछ बचपन का नाम रहा है तो वो भी लिखिए। माता का नाम अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, यही आपका क्रम होना चाहिए जीवन परिचय लिखते समय। तो आगे दिया है कि इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो आप भाषाओं को प्रयोग कर सकते हैं। लगभग हर एक जीवन परिचय में आप इस प्रकार की लाइन डाल सकते हैं, चाहे आप किसी का भी जीवन परिचय लिख रहे हो। हर एक लेखक को हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान होता है, तब वो रचनाएं करते हैं। तो ये लाइनें कुछ ऐसी होती हैं जो आप हर एक लेखक के जीवन परिचय में डाल सकते हैं। आगे बात करें तो वकालत की शिक्षा पूर्ण कर इन्होंने लगभग 20 वर्ष तक कानूनगो के पद पर कार्य किया। तो 20 वर्ष तक इन्होंने कानूनगो के पद पर कार्य किया, वकालत की शिक्षा पूरी की, किंतु इनके जीवन का ध्येय अध्यापन था। तो इनका जीवन का कार्य क्या था? ये पढ़ाना चाहते थे, अध्यापन करना चाहते थे, एक शिक्षक बनना चाहते थे। इसलिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया। अब यहाँ पर देखिए, अवैतनिक रूप से यानी बिना किसी वेतन को लिए इन्होंने अध्यापन कार्य किया। इतना ज़्यादा इनका रुझान अध्यापन की ओर था कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया। यहाँ से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात ये आजमगढ़ में रहकर रचना कर्म से जुड़े रहे। यानी यहाँ से इन्होंने अवकाश ग्रहण किया, यहाँ से छुट्टी पाई, और उसके बाद ये आजमगढ़ में रहे और यहाँ से इन्होंने रचना कार्य किया, रचना कर्म में जुड़े रहे, यानी रचनाएं करते रहे। और इनकी जो रचना है प्रिय प्रवास, तो देखिए प्रिय प्रवास के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य था। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य था, और उस पर इन्हें, उसके लिए, प्रिय प्रवास के लिए इन्हें हिंदी के सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। यानी प्रिय प्रवास पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला, और जो है जो प्रिय प्रवास था वो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इनको कवि सम्राट भी कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को, और इनको साहित्य वाचस्पति की उपाधि से भी ये सम्मानित हुए थे। तो ये सब चीज़ें भी आप इनके जीवन परिचय में डाल सकते हैं। इनको तीनों युगों में रचना का गौरव प्राप्त है, भारतेंदु युग में भी, द्विवेदी युग में भी, छायावादी युग में। तो ये सब चीज़ें आप इनके जीवन परिचय में डाल सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो 16 मार्च 1947, देखिए यहाँ पर केवल सन लिखी है 1947, लेकिन आपको तिथि भी जरूर से लिखना है कि 16 मार्च तिथि क्या थी? 16 मार्च तिथि थी। तो 16 मार्च 1947 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। कहाँ पर हुआ? तो इनका देहावसान निजामाबाद में ही हुआ। तो अगर आप स्थान भी लिख देते हैं तो थोड़ा सा आपका लिखने का तरीका अच्छा लगता है। तो निजामाबाद में हुआ। कहाँ पर हुआ? निजामाबाद में ही इनका जो है देहांत हो गया, स्वर्गवासी हो गए 16 मार्च 1947 ईस्वी में। तो ये था इनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में मैंने हर बार बताया कि आपको उनका जन्म की तिथि, जन्म का स्थान, माता का नाम, अगर पिता का नाम जरूरी है, अगर आप माता का नाम पता है तो अच्छी बात है, प्रारंभिक शिक्षा, भाषाओं का ज्ञान, इनको मिलने वाली उपाधियां, इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, इनके द्वारा लिखी गई किसी ऐसी रचना जिस पर इनको पुरस्कार मिला हो। तो ये सभी चीज़ें आप इसी क्रम में आप अपने जीवन परिचय लिखते समय ध्यान में रख सकते हैं।
और साथ ही साथ तिथि बहुत मायने रखती है कि आप इनकी तिथि बिल्कुल सही लिखें। सन भी लिख सकते हैं, लेकिन जितना अच्छा लिखेंगे उतने अच्छे नंबर मिलने के चांस रहेंगे। तो इनका 1947 ईस्वी में 16 मार्च 1947 ईस्वी में निजामाबाद में इनका देहावसान हो गया, यानी ये इनका निधन हो गया। आगे बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय, साहित्यिक गतिविधियों के बारे में। तो साहित्यिक गतिविधियां कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, साहित्यिक परिचय, साहित्यिक गतिविधियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रारंभ में हरिऔध जी ब्रज भाषा में काव्य रचना किया करते थे। तो किस भाषा में रचना करते थे? ब्रज भाषा में। साहित्यिक परिचय लिखते समय आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। देखिए, साहित्यिक परिचय में आप ये भी डाल सकते हैं, कवि सम्राट कहा जाता है, साहित्यवाचस्पति की इनको उपाधि मिली है। साथ ही साथ ये जो प्रिय प्रवास के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला, ये चीजें भी आप साहित्यिक परिचय में डाल सकते हैं। तो जब साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं तो जीवन परिचय का 20% डालिए और साहित्यिक परिचय 80% रखिए। और जब जीवन परिचय लिख रहे हैं तो जीवन परिचय का 80% रखिए और साहित्यिक परिचय का 20% रखिए। यानी आप दोनों को एक साथ मिलाकर चल सकते हैं। सभी चीजें उनकी जीवन की ही उपलब्धियां हैं, साहित्यिक उपलब्धियां ही हैं, लेकिन थोड़ा सा लिखते समय ये ध्यान रखिए कि आप ऐसा ना करें कि साहित्यिक परिचय में जीवन परिचय डाल दें और जीवन परिचय में साहित्यिक परिचय डाल दें। साहित्यिक परिचय का मतलब है साहित्यिक उपलब्धियां और जीवन परिचय का मतलब है कि जीवन में किस प्रकार से उन्होंने कैसे संघर्ष करके या उनका जो जीवन का क्रम रहा है, पूरा जीवन काल का जो उनका, जिस प्रकार से उन्होंने जिन जिन समस्याओं का सामना किया, जिन जिन उपलब्धियों को उन्होंने हासिल किया, ये सभी चीजें आप डाल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर प्रारंभ में ब्रजभाषा में काव्य रचना करते थे, परंतु बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ये खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना करने लगे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से प्रेरणा मिली और खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना करने लगे। प्रारंभ में ब्रजभाषा में करते थे। इन्हें हिंदी साहित्य के 3 युगों, तो देखिए ये चीज डाल सकते हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग, तीनों युगों में रचना करने का गौरव प्राप्त है। हरिऔध जी के काव्य में लोक मंगल का स्वर मिलता है। तो बहुत अच्छे से आप चाहें तो इनका साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। साहित्यिक गतिविधियां या साहित्यिक परिचय इस प्रकार से है इनका। आगे बात करें हिंदी साहित्य में स्थान, तो ये भी चीज आप इनके साहित्यिक परिचय में डालिएगा। हरिऔध जी अपने जीवन काल में कवि सम्राट और साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए। कौन कौन सी उपाधियों से सम्मानित हुए? कवि सम्राट की उपाधि और साहित्य वाचस्पति की उपाधि। हरिऔध जी अनेक साहित्यिक सभाओं एवं हिंदी साहित्य सम्मेलनों के सभापति भी रहे। तो बहुत सारी साहित्यिक सभाओं में और हिंदी साहित्य सम्मेलन में ये सभापति के पद पर रहे और इनकी साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है। ये चीजें आप डालना चाहें डालें, लिखना चाहें लिखें। तो कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो आपकी थोड़ा सा जो लिखने का आपका, जैसे अगर आप साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं तो थोड़ा सा आपका एरिया बढ़ा देती हैं कि आपने काफ़ी बड़ा लिखा है साहित्यिक परिचय। तो ये उसी प्रकार की लाइन है कि इनकी साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है, ये युग प्रवर्तक रहे हैं, ये प्रतिभा संपन्न थे, इन्होंने सराहनीय कार्य किया। ये सब चीज़ें आपकी केवल एरिया को बढ़ाती हैं आपके आंसर लिखने की। आगे, निसंदेह ये हिंदी साहित्य की एक महान विभूति हैं, इसलिए निराला जी ने इन्हें हिंदी का सार्वभौम कवि कहा है। तो ये लाइन आप बिल्कुल याद रखें कि निराला जी ने इन्हें हिंदी का सार्वभौम कवि कहा है। इन लाइनों से क्या होता है कि जो आपके कॉपी चेक करने वाले सर होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ, आपको काफ़ी कुछ जानकारी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के बारे में। आगे बात करें इनकी कृतियों की, तो ये था इनका जो है साहित्यिक परिचय था, कवि सम्राट वगैरह, साहित्य वाचस्पति वगैरह, ये सभी चीज़ें आप इनके साहित्यिक परिचय में डालें। साथ ही साथ ये भी डाल दें कि प्रिय प्रवास नामक खड़ी बोली का इन्होंने महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य लिखा है और उसके लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। तो ये चीज़ें आप साहित्यिक परिचय में डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको या तो जीवन परिचय आएगा या साहित्यिक परिचय आएगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर आप इतना अच्छा लिख सकते हैं कि जिससे आपको पूरे में पूरे अंक मिल जाएंगे। तो कृतियों की बात करें अगर, तो हरिऔध जी की जो कृतियाँ हैं वो है कि हरिऔध जी की 15 से अधिक लिखी रचनाओं में 3 रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कौन कौन सी? प्रिय प्रवास, पारिजात तथा वैदेही वनवास। तो ये 3 रचनाएं जो हैं बहुत ज़्यादा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य, जैसा अभी हमने चर्चा की है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, खड़ी बोली में लिखा गया। और पारिजात जो है वो स्फुट गीतों का संकलन है। तो ये कुछ, अगर आप क्लिष्ट ना करना चाहें भाषा को तो बच सकते हैं इन चीज़ों को लिखने से। केवल आपको कृतियाँ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। जरूरी नहीं है कि आप उनका वर्णन करें, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बात करें तो वह वैदेही वनवास जो है उसमें राम के राज्याभिषेक के बाद सीता के वनवास की करुण कथा का वर्णन है। अगर याद रहता है तो जरूर लिख दीजिएगा, अच्छा इंप्रेशन जाएगा, लेकिन अगर नहीं याद रहता तो कोई जरूरी भी नहीं है। इसके अतिरिक्त रसकलश रीतिकालीन शैली में ब्रजभाषा में रचित ग्रंथ है और प्रबंध काव्यों के अतिरिक्त इनकी मुक्तक कविताओं के अनेक संग्रह, जैसे कि चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्य पिशून, ग्राम गीत, कल्पलता
आदि उल्लेखनीय है। तो कौन कौन सी रचनाएं इनकी पता चली हमें? प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, रस कलश, चोखे चौपदे, चुभते चौबते, पद्य पिशून, ग्राम गीत, कल्पलता, ये सभी रचनाएं इनकी हमें पता चली। तो आप चाहें तो 1 2 3 करके क्रम के साथ भी लिख सकते हैं, और अगर आप वर्णन करके लिखना चाहते हो तो वैसे भी लिख सकते हैं। आगे अगर नाट्य कृतियों की बात करें तो इनकी नाट्य कृतियां हैं प्रद्युम्न विजय और रुक्मिणी परिणय, ये दोनों इनकी नाट्य कृतियां हैं। और उपन्यास की बात करें तो प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल, ये इनके उपन्यास हैं। उपन्यास काफ़ी इनके प्रसिद्ध हुए हैं। तो इस प्रकार से आप 1 2 3 करके क्रम से भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम इनका संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं लास्ट में कि इनका संक्षिप्त परिचय किस प्रकार से रहेगा। संक्षिप्त परिचय अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया तो आराम से आप इनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। संक्षिप्त परिचय ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय स्वयं की भाषा में लिखना है। तो देखिए, इनका जो नाम था वो था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और इनका जो जन्म है वो 1865 के अलावा आप इनको साथ में 15 अप्रैल भी याद रखें, 15 अप्रैल 1865 ईस्वी। तो आपको पूरा याद रख के चलना है ताकि नंबर पूरे में पूरे मिले। तो 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में निजामाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम था श्रीमती रुक्मिणी देवी, पिता का नाम था पंडित भोला सिंह उपाध्याय। आगे इनकी शिक्षा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इनकी जो शिक्षा है वो स्वाध्याय से हुई। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से ही प्राप्त किया। स्वाध्याय मतलब स्वयं के अध्याय से। इनकी कृतियों की अगर हम बात करें तो इनकी कृतियों में इनके काव्य संग्रह हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, जो कि एक प्रबंध काव्य है। इसके अलावा चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्य पिशून, ग्राम गीत, कल्पलता, जो कि एक मुक्तक काव्य है। और इनके उपन्यास हैं प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल। तो ये सभी रचना, इनके काव्य संग्रह, इनके उपन्यास आप जरूर से याद रखें, क्योंकि आपको कृतियां लिखने में आसानी हो जाती है। इनके नाटक हैं प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय आदि। तो ये इनके नाटक रहे हैं। आगे अगर हम इनकी उपलब्धियों की बात करें तो इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलनों के सभापति के पद पर इन्होंने कार्य किया है, और ये कवि सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। इनको कवि सम्राट की उपाधि प्राप्त है, साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त है, और इसके अलावा प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार को भी आप याद रखेंगे कि इनको प्रिय प्रवास के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखकर जरूर चलिएगा। तो ये था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी से संबंधित जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचना। बहुत ही खास शख्सियत के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इनका नाम है APJ अब्दुल कलाम जी। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इनके जीवन के बारे में, इनकी उपलब्धियों के बारे में, और ये मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। ये हम सभी के लिए एक आदर्श की तरह हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकी क्वालिटीज़ को जानेंगे, इनकी उपलब्धियों को जानेंगे, और हमारे देश के लिए इनका क्या योगदान रहा है, सब कुछ हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर हम बात करें APJ अब्दुल कलाम जी की, तो देखिए ये कितने सारी जिम्मेदारियां निभाते रहे, और इन्होंने कितने कितने सारे किरदारों को भी निभाया है अपने जीवन में। ये कोई अभिनेता नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने जीवन में बहुत सारे किरदारों को निभाया। देखिए, ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। भारत के मिसाइल मैन इनको कहा जाता है। ये जनता के राष्ट्रपति भी माने जाते हैं, क्योंकि जनता इनको बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी, और इनको जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। ये हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति। और अगर हम इनके किरदारों की बात करें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा इन्होंने कितने बड़े बड़े किरदार निभाए हैं। देखिए, ये एक राष्ट्रपति के रूप में हमारे देश का विकास इन्होंने किया। एक वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को भले भांति उठाया। एक इंजीनियर के रूप में भी हम इन्हें जानते हैं। ये एक लेखक के रूप में भी हैं। इसलिए आज हम इनका जीवन परिचय भी पढ़ने वाले हैं, और आपके साहित्य में इनकी रचनाएं भी आपको देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने एक शिक्षक का जो कार्य है वो भी किया, और ये हम सभी भारतीयों के लिए
एक आदर्श की तरह हैं। तो इतने सारे किरदार इन्होंने निभाए हैं, इसलिए आज का ये जो वीडियो है, आज के जो ये लेखक हैं, ये मेरे पर्सनल फेवरेट हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, इनका मानना था, छोटी सी मोटिवेशन लाइन है कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। ये इनका मानना था और यही चीज़ इन्होंने अपने जीवन पर भी लागू की। सोचिए, आप खुद सोचिए कि ये वैज्ञानिक भी रहे, इंजीनियर भी रहे, भारत के राष्ट्रपति भी बने, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, ये एक लेखक के रूप में भी प्रसिद्ध हुए, एक शिक्षक रहकर भी इन्होंने कार्य किया और संपूर्ण देशवासियों के लिए ये आदर्श बने। और इनकी इन्हीं उपलब्धियों के कारण इनको सन 1981 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद 1990 ईस्वी में इनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया और 1997 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये भारत के अनमोल रत्नों में से एक हैं, जिनको 1997 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न प्रदान किया गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन परिचय की। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है कि भारत रत्न अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम अर्थात एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। तो 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम के पास तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन था, जो मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। तो यहाँ से ही हम जान सकते हैं कि इनके परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और संघर्ष करते रहे और अंत में इन्होंने सफलता प्राप्त की। आगे बात करें तो कलाम जी की आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम में ही पंचायत प्राथमिक विद्यालय में हुई। इसके पश्चात इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तो सबसे पहले इनकी आरंभिक शिक्षा जो हुई वो रामेश्वरम के पंचायत प्राथमिक विद्यालय से हुई, लेकिन बाद में इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और स्नातक होने के पश्चात इन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। तो स्नातक हुआ, उसके बाद इन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में इन्होंने प्रवेश लिया और वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में यानी कि इसरो में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आने के पश्चात इन्होंने कई परियोजना में निदेशक की भूमिका निभाई। इन्होंने SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो पहले ये DRDO में रहे हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए, उसके बाद वर्ष 1962 में ये इसरो में आए और इसके बाद इन्होंने कई परियोजनाओं में निदेशक की भूमिका निभाई और इन्होंने SLV-3 के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहा गया। क्यों कहा गया मिसाइल मैन? क्योंकि इन्होंने SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसरो के निदेशक पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात, तो पहले ये DRDO में थे, फिर इसरो में आए और इसरो के निदेशक पद पर रहे और उससे सेवानिवृत्त होने के बाद ये वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। भारत के 11वें राष्ट्रपति ये बने थे, जिसके पश्चात इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में, तो राष्ट्रपति पद के बाद इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य किया। यानी ये एक शिक्षक के रूप में भी राष्ट्रपति पद के बाद, जब राष्ट्रपति पद से ये सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद ये विभिन्न विश्वविद्यालयों में
विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में इन्होंने शिक्षण कार्य किया, अध्यापन कार्य किया और अपने अंतिम क्षणों में भी ये शिलोंग में प्रबंधन संस्थान में पढ़ा रहे थे। तो जब इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 को शिलोंग मेघालय में, उस समय भी ये एक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे थे। सोचिए, इन्होंने जब आखिरी सांस ली उस समय भी ये देश की सेवा में लगे हुए थे। वहीं पढ़ाते हुए 27 जुलाई 2015 में इनका निधन हो गया। इन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों से मानद यानी मान प्रतिष्ठा देने वाला, मानद उपाधियां जो होती हैं वो मान प्रतिष्ठा देने वाली होती हैं, तो इनको विभिन्न विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां प्राप्त होने के साथ साथ भारत सरकार द्वारा 1981 में पद्म भूषण, 1981 में इनको पद्म भूषण मिला भारत सरकार से और 1990 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1997 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये भारत के रत्न कहलाए। 1997 में इनको भारत सरकार ने भारत रत्न प्रदान किया। चलिए अब थोड़ा सा ये बात भी जान लेते हैं कि इन्होंने परमाणु परीक्षण में क्या योगदान दिया। तो इन्होंने 1974 में भारत द्वारा किए गए पहले मूल परमाणु परीक्षण एवं 1998 में दूसरी बार किए गए पोखरण परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो पहला जो भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में, उसमें भी, और 1998 में जो किया गया पोखरण परमाणु परीक्षण, दोनों में इन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई और भारत को डिफेंस के क्षेत्र में मजबूत बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने भारत को परमाणु परीक्षण में सफलता दिलाई और इन्होंने भारत को डिफेंस के क्षेत्र में मजबूती भी प्रदान की। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं इनके संक्षिप्त परिचय की। तो इनका संक्षिप्त परिचय कुछ इस प्रकार से है। इनका नाम था अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान था रामेश्वरम, तमिलनाडु और रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में। पिता का नाम था जैनुल आबदीन और इनकी शिक्षा अंतरिक्ष विज्ञान में इन्होंने स्नातक किया था। इनकी लेखन विधा थी आत्मकथा और निबंध। तो इन्होंने आत्मकथा और निबंध लिखे हैं और इनकी जो मृत्यु है वो 27 जुलाई 2015 ईस्वी में शिलोंग मेघालय में हुई थी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इनके साहित्यिक परिचय की ओर, जो कि इतना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक लेखक के रूप में नहीं बल्कि ये एक वैज्ञानिक और राष्ट्रपति के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं। लेकिन इनका जो अनुभव था वो इतना ज़्यादा था कि इन्होंने अपने अनुभव को अपनी रचनाओं में उतारा, जो कि देश के युवाओं के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इनकी जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं वो क्या है। तो अगर हम इनकी साहित्यिक सेवाओं और साहित्यिक उपलब्धियों की बात करें तो कलाम जी ने रचनाओं के द्वारा विद्यार्थियों व युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो अपने अनुभव के आधार पर लिखी हैं, ताकि देश का जो युवा है, देश के जो विद्यार्थी हैं, वो इनकी रचनाओं से प्रेरित हो सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें, सफलता प्राप्त कर सकें, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। इन्होंने अपने विचारों को विभिन्न पुस्तकों में समाहित किया है। तो यही इनकी साहित्यिक योगदान रहा है कि इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं उनको विभिन्न पुस्तकों में समाहित किया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फारसी प्रतिरूप से होने के कारण कभी कभी अब्दुल कलाम आज़ाद की शैली और विचारों को समझना थोड़ा मुश्किल था। इन्होंने विचारों के लिए नए मुहावरों का प्रयोग किया और निश्चित रूप से आज की उर्दू भाषा को आकार देने में उनका बहुत योगदान रहा है। तो ये भी हम इनके साहित्यिक योगदान में डाल सकते हैं, इनकी भाषा शैली। इसके अलावा इनको 1981 में पद्म भूषण मिला है, इनको 1990 में पद्म विभूषण मिला है, 1997 में भारत रत्न मिला है, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये जनता के राष्ट्रपति कहलाते हैं, ये भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति थे, इनको भारत के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, इनको जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता यानी कि इंजीनियर के रूप में जाना जाता है, ये शिक्षक भी रहे,
ये हम सभी भारतीयों के लिए आदर्श भी हैं। तो ये सभी बातें भी हम इनके साहित्यिक परिचय में डाल सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनकी कृतियों की। तो इनकी कृतियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये इनकी दूसरी कृति है। इसके अलावा माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, भारत की आवाज़, टर्निंग पॉइंट्स और हम होंगे कामयाब, ये सभी इनकी कृतियां रही हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टर्निंग पॉइंट्स है, तो इस चीज़ को भी ध्यान से नोट करिएगा। टर्निंग पॉइंट्स नोट करना है आपको। तो दोस्तों ये था एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं से संबंधित वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गोले का ज्ञान जी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।